हेलो दोस्तों, बच्चों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न पे। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी हमारे बच्चे क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सीजन चल रहा है कॉलेज स्कूल में, तो उनकी पढ़ाई होती भी रहेगी और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक का रिवीजन करना शुरू करते हैं। वन शॉट रिवीजन, यहाँ पे एक या दो लेक्चर्स में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाएगा। हाल ही में आप सब ही लोग हाफ ईयरली के एग्जाम देके आए होंगे। वो मतलब सबके कॉलेज में, सबके स्कूल्स में लगभग हाफ ईयरली का एग्जाम हो गया होगा और आप सबने अच्छी मेहनत की थी, अच्छी पढ़ाई की थी, तो हो आप सबका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। और हो सकता है कि किसी किसी का रिजल्ट अच्छा ना मिला हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से पीछे से रिवीजन करना शुरू करेंगे। क्योंकि अब आपको रियली में पता हो गया होगा रिजल्ट देखने के बाद या अपनी कॉपी देखने के बाद कि आपको कहाँ पे समस्या आ रही है। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं बच्चों, उनमें किस चीज पे आपको दिक्कत आ रही है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी में भी। और साथ ही में क्या होगा कि अ, वो मतलब सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, कहने का मतलब ये था। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। क्लासेस लंबी होगी, 2 या 3 पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन के तौर पे आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जो आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर है। वन शॉट रिवीजन है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपकी तैयारी है। बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, मतलब नंबर सिस्टम जो हमारा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे। क्योंकि ये हमने 7th में, 8th में, 9th में और 10th में भी पढ़ा है, कई जगह पढ़ा, हर एक चीज पढ़ी इसमें। फिर भी होता क्या है कि जब क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज आ जाती है, छोटे छोटे वर्ड यूज हो जाते हैं, तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या था। मतलब वहां पे हम लोग 100% श्योर नहीं होते हैं। तो इसलिए जब तक आप चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं, जब तक आप चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं, अपने दिमाग में नहीं बैठा के रखेंगे, तब तक ये समस्या होती रहेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको इस तरह से याद होनी चाहिए या इस तरह से पता होनी चाहिए कि इनको लेकर मन में कोई डाउट ना रहे। बच्चों अगर अभी से आप ये सब इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्टली चीजें याद रखेंगे, तो आगे चल के मैथमेटिक्स में आपको बहुत ही ज्यादा समस्या नहीं होगी। बिल्कुल इजी हो जाएगी मैथमेटिक्स, बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है। और ये जो छोटी छोटी चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्योंकि हर 11th में जाएंगे तो वहां पर भी इसी से मिलते जुलते चैप्टर मिलेंगे, 12th में जाएंगे वहां पर भी इसी से मिलते जुलते चैप्टर मिलेंगे। अलजेब्रा वगैरह में ये सारी चीजें बहुत सारा यूज होता है। डोमेन रेंज की बात आती है कैलकुलस में या अलजेब्रा में, तो वहां पर भी इन सब का बहुत यूज होगा। क्लास 7th, 8th और 9th में आप सब ने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन होता क्या है, सब भूल जाते हैं। तो भूलने की समस्या खत्म करिए, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास जगाइए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए कि ये चीजें आप सब याद रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर हेडिंग लिखी हुई है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती है। नेचुरल नंबर सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन भी पता होगी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती गिनने के लिए करते हैं, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जिन टाइप्स के नंबर का हम लोग यूज करते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज होते हैं, काउंटिंग के लिए
प्रयोग किए जाने वाले नंबर, प्रयोग किए जाने वाली संख्याएं लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनको नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों हम लोग किसी चीज को अगर गिनना चाहते हैं, किसी भी चीज की हम गिनती करना चाहते हैं, जैसे सोचिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपके क्लास टीचर ने बोला कि आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं, मॉनिटर बताओ। तो मॉनिटर क्या करेगा, काउंटिंग करना शुरू करेगा। काउंटिंग कैसे करेगा आप सबको पता है। आपसे भी अगर काउंटिंग करने के लिए बोला जाए कि आप अपने हाथ के उंगलियों को काउंट करिए, तो आप कैसे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो काउंट करेंगे। कहाँ से शुरू किया है, 1 से। 1, कभी भी किसी भी चीज को आप काउंट करने जाओगे तो हमेशा 1 से ही शुरू करोगे। कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर काउंटिंग के लिए जाता है, काउंटिंग करने जाता है, किसी भी चीज को गिनता है तो हमेशा कहाँ से शुरू करता है, 1 से शुरू करता है। तो जो संख्याएं काउंटिंग के लिए यूज होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, और इसी तरह से इसके आगे अनंत तक जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो सब, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कभी भी एन अगर लिखा हो तो नेचुरल नंबर के लिए लिखा हुआ है। तो काउंटिंग के लिए यूज किए जाने वाली संख्या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बहुत आसान है, इसको याद रखने का कोई भी ज्यादा रटने वाली चीज भी नहीं है। बस नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है कि जो संख्याएं प्रकृति में अपने आप आई हैं, जो संख्याएं इस नेचुरल में, इस संसार में अपने आप आई हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये संख्याएं जो हमने बताई हैं 1 2 3 4 5, ये प्रकृति में कैसे आई, तो थोड़ा इमेजिन करिए कि सबसे पहले इस संसार में किसी ने तो गिनती गिनी होगी, किसी ने भी तो चीजों को काउंट किया होगा। तो कैसे काउंट किया होगा, बहुत समय पहले जब संख्याएं कुछ नहीं था, आदमी के पास ज्ञान भी नहीं था, धीरे धीरे दिमाग आया, ज्ञान आया तो उसने गिनना शुरू किया। जब भी उसने पहली गिनती गिनी होगी या पहली चीज को गिनी होगी तो अपने आप उसके दिमाग में क्या है होगा, एक। फिर दूसरी चीज को, जहां दो चीजें होंगी उसको गिनने के लिए क्या बोलेगा, दो। अगली चीज को गिनने के लिए क्या बोलेगा, तीन। तो ये संख्याएं ऐसी हैं जो प्रकृति में अपने आप आ गई हैं, इन्हीं इसीलिए इसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में अगर हम लोग जीरो को मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, इसी में अगर हम लोग जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। क्योंकि ये 1 से शुरू थी, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो अपने आप प्रकृति में नहीं आया है। प्रकृति में अपने आप पहले कौन आया, 1 आया। जीरो को तो बनाया गया बाद में, जीरो की खोज की गई 10 लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए, 1000 लिखने के लिए जीरो की खोज की गई, तब जीरो आया। अच्छा, पहले ये जो संख्याएं थी 1 2 3 4 5, इनको बोल सकते हो कि अधूरी थी, पूर्ण नहीं थी। लेकिन जब इसमें जीरो मिल गया अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो जीरो से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक बाकी आगे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं में या डब्ल्यू में, होल नंबर में क्या क्या आता है, जीरो आता है और साथ में नेचुरल नंबर आते हैं। जीरो आएगा और साथ में नेचुरल नंबर तो सभी होंगे ही, साथ में क्या होगा, जीरो भी होगा। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर है, पूछा जाए क्या वो पूर्ण संख्या है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या, ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी है, पूछा जाए क्या ये पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के सेट में प्राकृतिक संख्याएं सभी की सभी आ जाती हैं और साथ ही साथ जीरो भी आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि पूर्ण संख्याएं जो होती है उसमें जीरो के साथ साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टू या दो प्राकृतिक संख्या है, तो जाहिर सी बात है दो प्राकृतिक संख्या है।
अब 2 के बारे में पूछा जाए क्या ये पूर्ण संख्या है, तब समस्या, तब सोचेंगे आप पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। बेधड़क बेझिझक आप इसका आंसर दे सकते हो। समझ गए ये बात इतनी? ठीक, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो गई। नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में क्या होता है, तो आप सबने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ओ सॉरी नंबर लाइन संख्या रेखा पढ़ रखी होगी। इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो संख्या रेखा में जो संख्याएं हम लोग लिखते थे वो सभी पूर्णांक ही तो थी। संख्या रेखा अगर हम बनाते हैं, जैसे बीच में 0 होता था, उसके बाद 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और इसी इसी तरह से इन्फिनिटी तक माइनस में और प्लस तक इन्फिनिटी में। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस संख्या रेखा पर या इस नंबर लाइन पे, ये सभी क्या हैं, सभी इंटीजर्स हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, उसके साथ -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स आते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इंटीजर्स पूरे इंटीजर है, या इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है z बराबर -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये सभी प्राकृतिक ओ सॉरी इंटीजर्स हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब जेड का जो सेट है इसमें एक चीज ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि इनमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक भी संख्याएं हैं। इनको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर कहे थे कि नहीं कहे थे? 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं थी उसको क्या बोला था, प्राकृतिक संख्याएं बोला था। और साथ ही में जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो काउंट कर लिया गया, जीरो के बाद तक और जीरो से लेके अनंत तक जो सभी संख्याएं थी वो कौन सी थी, वो पूर्ण संख्याएं थी, होल नंबर था। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं, तो इधर इसके लेफ्ट साइड में आप सब देख पा रहे होंगे कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसके पहले अभी तक प्राकृतिक संख्याओं में एक से लेके अनंत तक मतलब सभी पॉजिटिव नंबर थे, कोई भी निगेटिव का नहीं था। पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल हो गया लेकिन कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आया। जीरो से लेके प्लस तक प्लस के सभी नंबर पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ गए। उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स देखा, इंटीजर्स में प्लस की भी संख्या है और माइनस की भी संख्या है। पूरी संख्या रेखा जितनी हमारी संख्या रेखा होती है उस पे जितने भी नंबर लिखे जाते हैं पूर्णांक, वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज और होती है कि पूर्णांक के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक किसे कहा जाता है, जो नंबर पूरा होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगर लिखा है 2.5 3.6 8.9, तो ये सब के सब पूर्णांक नहीं है, ये सब पूर्णांक नहीं कहलाएंगे, ये सब भिन्न कहलाएंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी संख्या भिन्न में लिखी है वो पूर्णांक हो ही नहीं सकती। मतलब जो संख्या पॉइंट में लिखी है, ऐसे कह सकते हो दशमलव में लिखी है, ये पूर्णांक नहीं है, ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है, 100 पूर्णांक है, 101 पूर्णांक है, 99 पूर्णांक है, 101.6 ये पूर्णांक नहीं है, 99.999 ये भी पूर्णांक नहीं है। ये सब दशमलव संख्याएं हैं। पूर्णांक क्या है, जितने दिख रहे हैं इस पे, जितने नंबर इस पे दिख रहे हैं, प्लस के माइनस के जीरो मिला के सब पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक शून्य पूर्णांक जीरो अलग होता है, तो जो निगेटिव के नंबर है वो ऋणात्मक पूर्णांक और जो पॉजिटिव नंबर है प्लस की संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक। अगर आपसे पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताइए कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, या धनात्मक पूर्णांक का सेट
धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के बाद वाले संख्या उठा लीजिए सब, इसको आई प्लस से लिखते हैं या जेड प्लस से लिख सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इस तरह से सभी नंबर इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक की बात की जाए अगर, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं लिखा है। निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन आता है, जैसे -4 हो गया, -3, -2, -1, -10, -100, ये सब निगेटिव पूर्णांक है, सब के सब ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक होता है शून्य पूर्णांक, ठीक, ये जीरो होता है। तीन प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, एक जीरो इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर केवल धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो नेचुरल नंबर ही होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में भी एक से शुरू है और प्राकृतिक संख्याओं में भी एक से शुरू है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो कभी भी दिमाग में मत लाइएगा कि वो निगेटिव हो सकता है, वो हमेशा प्लस का संख्या ही होगा कोई, और पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, उसमें दशमलव में कोई नहीं हो सकता है, पूर्णांक की बात की जा रही है अगर। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग प्राइम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर के लिए, प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्राइम नंबर। इसको अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, किसको किसको पता है, बता सकता है जिसको जिसको पता हो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है बताइए। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएगा कोई। वे संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हों। ये सबको डेफिनेशन पता होगी, बच्चों को याद ही होगी, किसी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो लिख सकता है। एक से विभाजित हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। जैसे वन, वन वन को यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं थोड़ी देर, आते हैं टू पे। टू किससे किससे डिवाइड होता है, टू टू से डिवाइड हो जाता है और टू वन से डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि पूर्णता डिवाइड हो जाए। पूर्णता का मतलब शेषफल क्या बचे, जीरो। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करो और शेषफल क्या बचे, जीरो। ठीक है, उसको विभाजन बोला जाता है कि विभाजित कर रहा है। तो दो यहाँ पे दो से विभाजित हो रहा है, वन से विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसी तरह से अगर हम तीन की बात करें, थ्री, थ्री को किस किस से किससे विभाजित कर सकते हैं, थ्री को थ्री से विभाजित कर सकते हैं पूर्णतया, तो वन आएगा। जब थ्री को वन से विभाजित करेंगे तो थ्री आएगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, चार, फोर। फोर को हम लोग फोर से भी विभाजित कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, वन। ठीक है, फोर को अगर हम लोग टू से विभाजित करें तो क्या मिलेगा, टू। और फोर को हम लोग वन से भी विभाजित कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, फोर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो को हमने, या दो जो है वो दो से विभाजित हो रहा है या एक से विभाजित हो रहा है। इसी तरह से तीन, या तो तीन से विभाजित हो रहा है या फिर सॉरी, हाँ, एक से विभाजित हो रहा है। फिर अगले आगे नंबर बात करें चार की, फोर की, फोर यहाँ पे फोर से भी विभाजित हो रहा है, टू से विभाजित हो रहा है और फोर से भी विभाजित हो रहा है।
अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? इन तीनों उदाहरणों में क्या अंतर है? कोई बता सकता है क्या अंतर है? बोलिए, क्या अंतर है? अंतर ये है कि बच्चों यहाँ पे जो दो है वो केवल दो ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है, या तो खुद से तो या फिर एक से। इसी तरह से तीन है यहाँ पे, या तो तीन से ही विभाजित होगा या तो एक से विभाजित होगा। लेकिन जो चार है वो चार से विभाजित हो रहा है, दो से भी विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है। तो ये जो चार है ये कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये कैसी है? भाज्य है, क्योंकि ये एक और चार के अलावा भी किसी से विभाजित हो रहा है, और वो है क्या? टू है। वो क्या है? टू। जो संख्याएं एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, केवल और केवल एक से और स्वयं से। स्वयं का मतलब जैसे पांच है तो पांच पांच से कट जाएगा और एक से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे 6 की बात करें तो 6 एक से कट जाएगा, 6 दो से कट जाएगा, दो तीन 6 होता है। 6 तीन से कट जाएगा, तीन दूनी 6 होता है। और 6 6 से भी कट जाएगा, तो 6 कितनी संख्याओं से कट रहा है? चार संख्याओं से कट रहा है। तो इस तरह की संख्याएं जो कई संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो केवल दो चीजों से विभाजित होती हैं, या तो खुद से या तो वन से, बाकी वो किसी से भी नहीं विभाजित होंगी, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे यहीं पे भी प्राइम नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं। समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब वन की बात करें तो वन केवल वन से ही विभाजित होता है, इसलिए यह भाज्य है। दो की कंडीशन होती है कि स्वयं से और एक से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और लिख दे तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन बनेगी, या की बात करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखना अच्छा रहेगा? स्वयं से और एक से, मतलब खुद से भी कटे और एक से भी कटे तभी वो अभाज्य होगी। जैसे वन के बारे में बात की जाए तो ये एक से तो कट जाएगा, फिर दूसरा कोई नंबर ही नहीं है जो इसको विभाजित कर सके। तो कम से कम दो संख्या नंबर होने चाहिए जिनसे विभाजित हो जाए। जैसे वन और स्वयं, मतलब सेल्फ, खुद खुद से कट जाए। तो वन कोई अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर की बात करें अभाज्य संख्या है तो दो है, तीन, पांच, सात। सात के बाद कौन सी आएगी? 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद 19। इसी तरह से 23। 23 के बाद 29 के बाद 31। इसी तरह से सब प्राइम नंबर्स आते निकलते हुए चले जाते हैं। एक से लेके 100 तक के टोटल प्राइम संख्याएं होती है 15, सबको पता होगा। और एक से लेके 50 तक कितनी होती है? 10। ठीक, एक से लेके 50 तक 10 अभाज्य संख्या है, सॉरी 15, और उधर 10 है, टोटल 25 है। एक से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। जैसे यहाँ से हमने 31 तक देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गई। इसी तरह से 50 तक जब अभाज्य संख्या निकालते जाएंगे आप तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं तैयार होंगी। ठीक, और उसी तरह से 50 के आगे जब बढ़ेंगे तो 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अगर 1 से 100 के तक पूछा जाए तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों जो है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्योंकि लोग 1 लगा देते हैं, लेकिन 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य ही नहीं है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या है जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, अन्यथा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो एक से भी कट जाए, अपने स्वयं से भी कट जाए और बाकी किसी से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है।
इसके बाद आता है हमारे पास को प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? कोई बता सकता है सहअभाज्य क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ मासा क्या हो, 1 हो। मतलब जो केवल और केवल किससे कटे, दोनों संख्याएं 1 से कटे, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ, एचसीएफ का अर्थ होता है मासा, 1 हो, सहअभाज्य कहलाती है। को प्राइम भी बोला जाता है। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3, इनका अगर मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 2 और 3 का मासा जो होगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। मतलब एक ही ऐसा संख्या है जो 2 को भी विभाजित करेगा और 3 को विभाजित करेगा। इसी तरह से 2 और 5, 2 और 5 का भी जो एचसीएफ होगा, मासा होगा, वो क्या होगा? 1 होगा। मतलब एक इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। अगर हम लोग 2 और 4 की बात करें तो इनका जो मासा निकलेगा बच्चों, 2 और 4 का मासा निकालना भी बताएंगे, तो 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 से ही ये 2 भी विभाजित हो जाएगा और ये 4 भी विभाजित हो जाएगा। तो ये तो को प्राइम है नहीं। तो ऐसे जितने भी दो नंबर का जोड़ा या 3 नंबर का जोड़ा लिखा हो जिनका मासा 1 हो, 1, मतलब 1 के अलावा वो दोनों किसी से भी ना कटे, तो वो क्या ना कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 17 और 31, तो ये भी दो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 और 31 कोई भी ऐसी एक सिंगल संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट पाए। कोई हो तो बताइए आप। अगर मैं 16 और 20 लिख दूं तो बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों को काट रही है। जैसे 4 इन दोनों को काट रहा है, ठीक, 2 इन दोनों को काट रहा है, ठीक। जैसे 4 और 2, दो संख्याएं मिल गई जो इन दोनों को काट रही है। तो ये सहअभाज्य नहीं हो सकती। सहअभाज्य वही होगी जिनको कोई ना काटे, एक के अलावा। ठीक है, एक का काटना और ना काटना बराबर होता है। इस तरह से हम लोग सीधे भी याद रख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं, दो या दो से ज्यादा संख्याएं जो किसी से कटे ही ना, जो किसी से कटे ही ना, वो अभाज्य सहअभाज्य कहलाती है। जैसे एक नंबर और लिख रहे हैं, 11 और 13, ये भी सहअभाज्य है। अब कहीं भी लिखा होगा, अगर पहचानने के लिए पूछा जाए कि पहचानो इनमें से कौन सा सहअभाज्य है, तो आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सहअभाज्य होगा। नेक्स्ट आते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर बहुत ही साधारण है। जो संख्याएं p बटे q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसको अभी बहुत आसान भाषा में हम लोग समझाते हैं। डेफिनेशन तो चलती रहेगी। आप लोगों ने जितनी भी संख्याएं देखी हैं अभी तक, भिन्न बटे वाली, भिन्न तो सबने देखा होगा। बताओ, देखा है कि नहीं देखा है? सभी लोगों ने भिन्न देखा है, बटे वाली संख्याएं। तो बटे वाली संख्याएं कैसी होती है? कहीं पे 2/3 लिखा होगा, कहीं पे 5/3 लिखा होगा, कहीं पे 4/8 लिखा होगा, कहीं पे 12/13 लिखा होगा, कहीं पे 1/7 लिखा होगा। तो ये सब क्या है? भिन्न ही तो है। ऐसी ही तो भिन्न होती थी जब हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में इनको जोड़ते थे, इनको घटाते थे, इनको मतलब इनका भाग किया जाता था। इन पर संक्रियाएं भी हम लोगों ने खूब पढ़ी है कक्षा 8, 9, 7, 8 में। तो ये जो नंबर हम लोगों ने उस समय भिन्न के नाम से जाने थे कि ये भिन्न है, ये प्रॉपर, ये मतलब ये वो पढ़ते थे प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, मतलब उसको बोलते थे कुछ,
प्रॉपर इम्प्रॉपर भिन्न होती थी। ठीक है, इनको सरल करना बोलते थे, जैसे 4 को काट दिया 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गई 1/2। तो ये जितनी भिन्न थी बच्चों। अच्छा, एक भिन्न और हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तरह की, जैसे हम लोग पढ़ते थे जब कोई एक सिंगल नंबर लिखा होता था बच्चों, तो कहते थे इसके बटे में 1 लगा लो अपनी तरफ से। जैसे कहीं पे कोई सिंगल नंबर लिखा है 5, तो कहते थे इसके बटे में 1 लगाया जा सकता है। तो ये सिंपली नॉर्मल 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, बस इसके बटे में हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो लगा के दिखा दिया। ये सभी के सभी क्या है, भिन्न है। ये सभी के सभी क्या है, भिन्न। भिन्न को फ्रैक्शन बोलते थे इंग्लिश में, उस समय शायद आपको ना याद रहा होगा, बताया गया होगा, फ्रैक्शन। ठीक, इन्हीं भिन्नों को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हीं भिन्नों को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिनके अंतर्गत 2/3, 5/3, या 1/2, 12/13, 1/7, 3/1, 5/1, या इसको ऐसे भी केवल अकेला 3 भी लिख सकते हो, इसको अकेला 5 लिख सकते हो। तो ये सब के सब रेशनल नंबर ही थे, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं ही थी, जो हम लोग उस समय भिन्न के नाम से जानते थे। अब उसी को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जाएंगे। ठीक है, तो ये संख्याओं का एक प्रकार होता है। जैसे पीछे हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे बटे वाली संख्या नहीं थी, ये इंटीजर्स पूर्णांक हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी बटे वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा। लेकिन ये जो नंबर हमने जितने लिखे हैं बच्चों, 2/3, 5/3, 12/13, 1/2, 1/7, ये सभी नंबर जो होंगे, वो कोई इस 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक, कोई 3 और 4 के बीच में होगा, कोई 4 5 के बीच में होगा, कोई 0 और 1 के बीच में होगा। तो इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बटे में लिखे जाते हैं, वो भिन्न कहलाते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच की बात करो, तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0 और 1 के बीच के ही तो सभी नंबर हैं। थोड़ा और अच्छे से अगर हम लोग समझ ले, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 0 और 1 लिखा बड़ा करके, तो इसके बीच में 0.1 होता है, 0.2 होता है, 0.3, बहुत सारे नंबर्स हैं इसके बीच में, या और भी छोटा कर सकते हैं। 9th में हम लोगों ने सीखा था 0.001 भी इसी के बीच में है। तो कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, और ये सभी संख्याएं उसी संख्या रेखा पर हैं जो हम लोगों ने बचपन में सीखी थी। तो उस संख्या रेखा पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, उस पे केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही नहीं है, केवल ये इतनी ही संख्याएं नहीं है प्लस माइनस की। इस पे बहुत सारी संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी, जितनी भी संख्याएं हम लोग सोच सकते हैं दशमलव में, पॉइंट में, वो सब के सब इसी संख्या रेखा पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसका भी अभी यूज होगा, बताएंगे। तो ये जो भिन्न होते हैं, इन्हीं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो और इनकी बनावट देखिए आप, 2/3, 5/3, तो इसको नॉर्मली कहा गया कि हम इसको साधारण P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बटे में है तो ऊपर वाला P, बटे वाला Q। लेकिन बटे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बटे में कभी भी जीरो नहीं आता है, क्योंकि वो फिर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जीरो से भाग ही नहीं किया जा सकता है। जीरो से किसी भी संख्या का भाग नहीं पॉसिबल है, इसलिए बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। अब P जो होता है वो अंश होता है, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है भिन्न में, और नीचे वाली हर कहलाती है। ये भी सब आपको पता होगा, अंश बटे हर। ठीक है, तो जितनी भी संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी के सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये सभी सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। आप समझ गए परिमेय क्या होती है, वो सभी भिन्न जो हमने किताब में कक्षा 8 में देखी थी, कोई भी भिन्न, सब परिमेय संख्या थी। ठीक है, दुनिया में कोई भी भिन्न आपको दिख जाए, कोई भी संख्या आपको दिख जाए जो इस तरह की हो, बटे में लिखी हो या बटे में लिखी जा सके, वो सब के सब परिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं,
वो सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर। अब कौन सी संख्या है जिनको हम p बटे q के या बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो बहुत सारी संख्याएं जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। कौन सी संख्या ऐसी होती है? जो संख्या दशमलव के बाद, वो भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नॉन रिपीटिंग या अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में वहीं पे सीखेंगे। फिलहाल केवल इतना हम सीख लेते हैं, जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं हम लोग लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। अच्छा, 9 क्यों नहीं आया बीच में? √9 क्यों नहीं आया? क्योंकि √9 का अंडर रूट होता है 3, और जबकि 3 क्या है? रेशनल नंबर है। ऊपर हमने दिखाया था 3 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने √2 लिखा पहले, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले √2 लिखा, ठीक, उसके बाद √3 लिखा, √3 के बाद √5 लिखा, और बीच का 4 गायब कर दिया, √4। तो √4 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को हम लोग परिमेय कहते हैं, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट के अंदर जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल आता है वो परिमेय है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल आता है, जैसे √9, √16, √25, √36, √49, √64, ये सब परिमेय हैं। बाकी जितना भी अंडर रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो सब के सब अपरिमेय है। अब ये अपरिमेय क्यों कहलाती है, इसके पीछे का रीजन है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमारी क्लास 9th वाली वीडियोस पढ़ी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के नाम से टॉपिक होगा, वहां पे जाके या आई बटन पे क्लिक करके वो चीजें देख लीजिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संख्या इर्रेशनल कब होती है, उसको किस आधार पे अपरिमेय कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें नहीं पता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा अंतिम जो बचता है, इसका कंक्लूजन वो निकलता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो रियल में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। आधे घंटे के बाद जाके हम लोग पहुंचे हैं एक्चुअल कंटेंट पे या एक्चुअल टॉपिक पे, और जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। क्या होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर? उसके पहले इधर समझिए, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में बटी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब जो संख्या हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो भी, और जो नहीं भी लिख सकते हैं वो भी, ये सब मिला के वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब जितना भी नंबर, दो ही टाइप का नंबर अभी तक हमने देखा कि या तो ऐसे नंबर होंगे या तो इस टाइप के नंबर होंगे। दो ही टाइप के संख्या, पूरी संख्या रेखा पे केवल दो प्रकार के नंबर होंगे, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, ठीक है। पूरी संख्या रेखा पर दो प्रकार के नंबर होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होते हैं? जो पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7, वो भी, और साथ में उनके बीच में जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं 2/3, 3/5, 8/13, इस टाइप के नंबर, ठीक। या फिर अपरिमेय होंगे, परिमेय या अपरिमेय। तो वही यहाँ पे बोला गया कि पूरी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अब जो परिमेय संख्या है उनको फिर से कैटेगरी में बांट दिया गया है। प्राकृतिक संख्या जो सबसे पहले हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या जो सेकंड नंबर पे पढ़ा, पूर्णांक जो थर्ड नंबर पे पढ़ा। अब इन पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अपरिमेय संख्या का आगे कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, क्योंकि अपरिमेय संख्या केवल
अपने आप में ही अलग होती है, बाकी इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो जो चीजें हमने इसके पहले पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी है वो भी परिमेय है, कोई पूर्ण संख्या लिखी है वो भी परिमेय है, कोई पूर्णांक लिखा है वो भी परिमेय है। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या लिखी 1, पहली संख्या 2, 3, ये सब प्राकृतिक संख्या है, ये सब परिमेय है। क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया ये p/q के रूप में हो गया, तो इसलिए परिमेय है। पूर्ण संख्या है, इसमें अगर जीरो जोड़ दे, अगर हम 0/1 लिखा जा सकता है। बाकी तो यही है, पूर्ण में इसके आगे वाले ही है, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं सब, केवल जीरो एक्स्ट्रा है पूर्ण में, तो जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये भी p/q के रूप में है, तो पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद बच्चा बात करे पूर्णांक की। पूर्णांक -3, तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ये भी एक p/q के रूप में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तीनों को मिला के ही परिमेय संख्याएं बनती है, और अपरिमेय संख्याएं केवल अपने आप में अलग होती है। ठीक है, तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक, आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये सब के सब मिला के, सब के सब, और इसमें वो भी है, जैसे यहाँ पे होगा 3/2, बीच में कहीं पर होगा 5/2, 0 से 1 के बीच में होता है, तो 1 के आगे थोड़ा होगा √2, क्या होगा √2, क्योंकि √2 का मान हमें पता है 1.141 होता है, तो 1 के थोड़ा सा आगे होगा। √10 का मान 3 से थोड़ा आगे होगा, यहाँ पे √10 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये प्लस का √2 है, तो इधर -1 के आगे माइनस का √2 होगा। ठीक, यहाँ पे कहीं पे माइनस का √10 होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इस संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर भी है। ठीक, 1 2 3 4 5 के साथ जीरो भी शामिल है, मतलब पूर्ण संख्याएं भी है, नेचुरल नंबर भी है, पूर्ण संख्याएं भी है। उसके बाद माइनस की भी गिनती आती है, प्लस की भी गिनती आती है, तो यहाँ पे पूर्णांक भी है, इंटीजर्स भी है सभी, और साथ ही में यहाँ पे p/q के रूप में भी संख्याएं हैं इस संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे सारे के सारे q मतलब रेशनल नंबर भी हैं, परिमेय संख्याएं, और साथ ही में यहाँ पे √2 है, √10 है, √16 है, √17 है, तो इस तरह से यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट मतलब अपरिमेय संख्याएं भी उपस्थित है, अपरिमेय संख्याएं भी उपस्थित है। तो संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, हर एक प्रकार की संख्या इस संख्या रेखा पर स्थित होती है। क्योंकि संख्या रेखा किसी एक चीज के लिए नहीं बनी है बच्चों, ये जो संख्या रेखा बनाई गई है, इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। ये किसी भी एक प्रकार के नंबर के लिए नहीं बनी है, ये सबके लिए बनी है। ये एक पूरा बैग है, पूरा झोला है, पूरा पॉकेट है, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं रखी हुई हैं, और जो हमें संख्या रिक्वायरमेंट होगी, जिस प्रकार के संख्या की जरूरत होगी, वो इस झोले में हाथ डाल के निकाला जा सकता है। यहाँ पे अगर हमें कोई अपरिमेय चाहिए तब भी यहाँ पे मिलेगी, कोई परिमेय चाहिए तब भी यहाँ पे मिलेगी, कोई पूर्णांक चाहिए तब भी इस झोले में मिलेगा, कोई ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए तब भी झोले में मिलेगा, केवल हमें प्राकृतिक संख्या चाहिए तब भी इस झोले में मिलेगी, पूर्ण संख्या चाहिए तब भी झोले में मिलेगा, बैग में मिलेगा।
तो जितने प्रकार की संख्याएं हैं वो सब इस संख्या रेखा पर उपस्थित है और इस संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक संख्या स्थित है। अनंत संख्याएं हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में भी हम कह सकते हैं कि अनंत छोटी-छोटी संख्याएं हैं। 0.1 या 0.01, 0.001, 0.00001 है तो सब 0 के आगे ही, 1 के पहले ही। तो इस संख्या रेखा पर बच्चों अनंत संख्याएं स्थित है और वो सभी प्रकार की संख्याओं को ये संख्या रेखा अपने आप में समाहित करती है। इस प्रकार की सभी संख्याओं को मिलाकर ही क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्याएं। इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर वास्तव में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? वो परिमेय भी है, वो अपरिमेय भी है, वो पूर्ण भी है, वो पूर्णांक भी है, वो प्राकृतिक भी हैं। सब संख्याओं को मिलाकर तब वास्तव में हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हुई वो क्या कहलाई? वास्तविक संख्याएं। आज से आप भूलेंगे नहीं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आज आपके पास फाइनल डे है वास्तविक संख्याओं को समझने का। आज के बाद कभी भी ये मत कहिएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या होती है? यही होता है, जितनी भी संख्याएं इस धरती पे देखे हो, सुने हो, समझे हो, सब के सब रियल नंबर है। वो सब के सब बच्चा रियल नंबर ही है। चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो √2 हो, चाहे वो √9 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 1 हो, ये सब की सब क्या है? परिमेय संख्या है। वो सॉरी, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो अब समझ गए होंगे आप वास्तविक संख्या क्या है। इस संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या आप ले लो, वो वास्तविक की कैटेगरी में आएगी। भले ही वो प्राकृतिक ना हो, या परिमेय ना हो, या अपरिमेय ना हो, या पूर्णांक ना हो, लेकिन रियल नंबर वास्तविक संख्या है। क्योंकि जितनी भी संख्या है धरती पे वो सब की सब क्या है? वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो अब ये भी समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या आया? वास्तविक संख्या। फिर उसी की कैटेगरी बांटी गई। ठीक है, सबसे पहले एक हमारे पास बैग था जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं रखी हुई थी। उन संख्याओं से उस बैग में से जब संख्याएं निकालना शुरू की गई, दो प्रकार की संख्याएं निकली। एक परिमेय संख्या निकली और एक अपरिमेय संख्या निकली। तो परिमेय संख्याओं को जब छांटा गया तो उसमें प्राकृतिक संख्याएं मिल गई, पूर्ण संख्याएं मिली और पूर्णांक मिले। ठीक, उसके बाद जब पूर्णांकों को छांटा गया तो वहां पे दो प्रकार के पूर्णांक मिले, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो समझ गए कि पूरा का पूरा जो बैग होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का बैग है, झोला है, भरा हुआ है। उसमें सभी प्रकार की संख्याएं बच्चों रखी हुई है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर गुणनखंड। किसी भी संख्या को हम लोग उसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, गुणनखंड के बारे में समझ लो। कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2, 2 लिखा है हमारे पास। ठीक, तो ये दो किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो सकता है? एक से विभाजित हो सकता है और दो से विभाजित हो सकता है। दो पूरा पूरा किससे कट जाएगा? या तो एक से कट जाएगा और दो से कट जाएगा, शेषफल 0 आना चाहिए। इसी तरह से तीन, तीन एक से भी पूरा पूरा कट जाएगा, तीन से भी पूरा पूरा कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। चार, चार एक से पूरा पूरा कट जाएगा, दो से पूरा पूरा कट जाएगा, तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, ओ सॉरी, चार से, चार जो है वो चार से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, छः, छः एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा और खुद छः से कट जाएगा। इसी तरह से होता है आठ, ये एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, आठ से भी कट जाएगा। तो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एक और दो से विभाजित हो गया तो एक और दो इसके गुणनखंड हो गए। ठीक, तीन एक और तीन से विभाजित हो गया तो तीन और एक इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। चार से विभाजित हो गया तो चार, एक दो और चार इसके फैक्टर हो गए। ठीक, छह से विभाजित हो रहा है तो एक दो तीन इसके फैक्टर हो गए।
पीछे वाला छोड़ ही दो, वो उससे कोई मायने नहीं रख सकता है। 8 किससे किससे विभाजित हो रहा है? 1 से, 2 से, 4 से। तो ये इसके फैक्टर होते हैं। जिन जिन से पूर्णतः विभाजित हो जाए, स्वयं को छोड़ के स्वयं को मिला के भी कह सकते हैं, वो फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। इसको करने का तरीका भी आपको बचपन में सिखा दिया गया है। ठीक है, जो हमने बचपन में तरीका सीखा था वो क्या था? अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। जैसे हमने 56 का गुणनखंड करना है, ठीक इस तरह से किया जाता था। तो सबसे पहले हमसे बताया जाता है कि छोटी से छोटी संख्या से शुरू करो। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 2 से काटना शुरू करो। 2 से काटने के लिए क्यों बोला गया था? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का बच्चों गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना होता है। ठीक है, जैसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे हमें 8 है, तो 8 ये 1 से और 2 से, 4 से कट जा रहा है। इसी तरह 8 4 से कट जा रहा है और 8 से भी कट जा रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, यहीं पे अगर लिख लो कि 8 जो है वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। क्या 4 भाज्य है? अभाज्य है? 4 क्या अभाज्य है? नहीं है। 8 क्या अभाज्य है? नहीं है। 2 अभाज्य है? हाँ है। तो 2 से हमें पता करना है। तो इसके 8 के ऐसे टुकड़े करो जो अभाज्य हो, भाज्य ना हो, जो भाज्य ना हो। तो 2 से काटा इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 मिल गया। फिर अगर 2 से कट रहा है तो 2 से ही काटेंगे क्योंकि अभाज्य है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और लास्ट में बचेगा 7। तो हमारे पास 56 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो यहाँ पे जो 2 2 2 7 आया है, ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? वो प्राइम नंबर है कि नहीं है? अभाज्य है या नहीं है? तो ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। बाकी 2 दूनी 4 और गुणे 2, 2 4 7 भी इसको काट देगा, लेकिन 4 भाज्य फंस जाएगा, तो 4 हमें नहीं लेना है। हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े मतलब ऐसे गुणनखंड प्राप्त करने रहते हैं जो अभाज्य हो। तो इस प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक, तो कोई भी संख्या, उस संख्या वह संख्या जितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो सब उसके फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एक और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो कर सकते हैं, इसको हटा के। एक संख्या है हमारे पास 144, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या शुरू करेंगे। दो दो से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 सबको पता होता है, और 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। अब 9 आया, 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 के बाद, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 2 के बाद आती है 3। तो अब 3 से काट के देखो, 3 से कट रहा है, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। तो जब भी हमें काटना है तो हमेशा अभाज्य संख्या, इसीलिए हमने कहा था कि अभाज्य संख्याओं को ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होने वाली है। तो अभाज्य कौन कौन सी होती है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। 4 से कभी हमें काटना नहीं है, क्योंकि अगर वो संख्या 4 से कटने वाली होगी बच्चों तो 2 से पहले ही कट चुकी होगी। ठीक है, अगर वो संख्या 4 से कट रही होगी तो 2 से ऑलरेडी कट जाएगी, क्योंकि हमने 2 पहले ट्राई किया था। 2 हमने पहले ट्राई किया था, अगर वो 4 से कटने वाली होती तो 2 से पहले ही कट गई होती। इसलिए हमें 4 से ट्राई नहीं करना है, ना ही 6 से करना है, क्योंकि अगर वो संख्या 6 से कट रही होती तो 3 से ऑलरेडी कट गई होती। अगर 3 से नहीं कटी इसका मतलब वो 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक, तो 6 हमें ट्राई नहीं करना है।
फिर आगे ट्राई करना है 7 से, क्योंकि 7 से अगर संख्या किसी और से नहीं कटी तो हो सकता है 7 से कट जाए, और जो संख्या 7 से कटेगी वो फिर किसी और से नहीं कटेगी। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्याओं से ही इसीलिए बताया गया है शुरुआत से कि हमें जो मतलब गुणनखंड करने का तरीका हमें शुरुआत से बताया गया था बच्चों की हमेशा सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से शुरुआत करने के पीछे का लॉजिक भी यही था बच्चों कि वो प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 2 नहीं मिला तो 3 3 नहीं मिला तो 4 को छोड़ के 5 5 नहीं 5 से नहीं कटता है तो 7 7 से नहीं कटता है तो 11 11 से नहीं कटता है तो 13। बाकी आप सब पता ही है अभाज्य संख्याओं के बारे में। कभी भी कोई नंबर ना कटे तो अभाज्य संख्या को ही सोचिएगा, कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद गुणनखंड वृक्ष, ट्री फैक्टर होता है, ट्री फैक्टर गुणनखंड वृक्ष। जैसे एक हमारे पास उदाहरण है 28 दिया हुआ है। ठीक, 28 के फैक्टर करने हैं हमें। 28 को पहले हम लोग फैक्टर शुरुआत कहाँ करते हैं, अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ पे भी सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 से डिवाइड करने के बाद 28 में क्या बचेगा, 14। अब ये 14 फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्या बचेगा 7। 7 केवल 7 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं होगा क्योंकि ये खुद में अभाज्य है, तो बचेगा 1। ठीक, तो इस तरह से जब हम लोग गुणनखंड करते हैं बच्चों तो वो गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, इस पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है बताते हैं अभी आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ संख्या थी x, ठीक है, इसका गुणनखंड किया गया, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया मान लेते हैं 2, नहीं 2 नहीं y। ठीक, इसका क्वेश्चन बनाते हैं, भी अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं आप सबके लिए। थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए फिर क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने आप। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा था 36, इसको फैक्टर किया तो यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया x। ठीक, उसके बाद फिर से फैक्टर किया, यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया y। फिर से अगर किया तो इधर लिख दिया कुछ, इधर लिख दिया कुछ। x y की वैल्यू पूछा गया कि x का मान बताओ, y का मान बताओ। तो सबको पता है कि 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचने वाला है हमारे पास, यहाँ पे 18 बचने वाला है। तो जब यहाँ पे 18 आ गया तो 18 को 2 से डिवाइड किया गया तो क्या बचा, 9। तो मतलब y की वैल्यू 9 आ गई। फिर अगर 3 यहाँ पे z होता तो 3 को 9 से डिवाइड किया गया, 9 को 3 से डिवाइड किया गया तो क्या बचा, 3। तो इस तरह से ट्री मेथड पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप अगर पीछे से गुणा करना शुरू करोगे तो आगे वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 7 और 1 का गुणा किया तो 7 मिल गया। फिर 7 और 2 का गुणा किया 14 मिलेगा, 14 और 2 का गुणा किया तो 28 मिलेगा। पीछे से गुणा करना करते चले आओ, आगे के नंबर मिलते चले जाएंगे और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन करा देंगे भी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों के पास आती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कुछ नहीं है इसमें। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं मूलतः हैं, भाज्य और अभाज्य। ठीक, किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे 3,
6 भाज्य एक संख्या थी, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा 2 गुणे 3 के रूप में, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसी तरह से हमारे पास है 8। 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 के ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, क्योंकि 2 को 8 को 2 के फैक्टर में लिख दिया। 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसको ऐसे 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 4 शामिल है। अभाज्य ये गुणनखंड नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही गलती करते हैं बच्चे सबसे ज्यादा, क्योंकि जब क्लास की कॉपियां चेक होती हैं बच्चों की, तो वहां पे सब कॉमन गलतियां मिलती हैं हर एक बच्चे की कॉपी में यही चीजें, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज का ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब ही होता है अभाज्य संख्याओं का अस्तित्व में आना, अभाज्य संख्याएं का प्रयोग करना। ठीक, अगर हमारे पास 12 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो इसको हम 8 गुणे 2 नहीं लिख सकते। 8 गुणे 2 गुणा करने पे तो 16 दे रहा है, लेकिन 16 के अगर गुणनखंड हमसे पूछा जाए तो 8 गुणे 2 नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अभाज्य संख्याओं के रूप में। किसके रूप में? अभाज्य संख्याओं के रूप में। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसी चीज को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है, और यह एक यूनिक होती है। मतलब फिर उस तरह का कोई दूसरी, वो गुणनखंड किसी दूसरी संख्या का नहीं आ सकता। तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है, तो यह आद्वितीय होती है। यह आद्वितीय होती है। ठीक, आद्वितीय का मतलब बच्चों क्या होता है, कि जैसे हमने 6 के फैक्टर लिखे 2 गुणे 3, तो ये अभाज्य फैक्टर है। 2 भी अभाज्य आया और 3 भी अभाज्य आया। तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके फैक्टर 2 और 3 हो। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके फैक्टर 2 और 3 हो। तो 2 और 3 केवल 6 के ही फैक्टर होंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो दुनिया में केवल 2 और 3 के ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको अद्वितीय बोला जाता है। हम अगर फैक्टर करना चाहे 15 के, तो इसके फैक्टर होंगे 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 जो आया वो अद्वितीय है, वो यूनिक है। 3, 5 और किसी दूसरी संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता है। बात करें 9 की, तो 9 भी है 3 गुणे 3, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड है। तो ये भी एक अद्वितीय है। 3 गुणे 3 और किसी संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो यही होती है गणित की आधारभूत प्रमेय। सिंपल सा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या लिखी है, जैसे हमारे पास 100, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, पहले तो 20 गुणे 5 लिखेंगे, तो 20 इसमें भाज्य है, 5 अभाज्य है, तो 20 को अभाज्य में बदल दो, तो 20 को अभाज्य में 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब भी यहाँ पे 10 भाज्य आ रहा है, तो 10 को भी अभाज्य में बदल बदल दो, तो 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, आगे 2 गुणे 5 लिखा था पहले से, तो
अब देखो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये चारों के चारों फैक्टर कैसे आ गए? अभाज्य संख्याएं आ गई। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, ना कि ये हुआ। ठीक, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यही समझाने की सबसे ज्यादा कोशिश करिएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभी सवाल भी करेंगे तब भी बहुत सारी चीजें आएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। अब नीचे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। कौन सी अभाज्य है? सब लोग आसानी से बता सकते हैं कि अभी हमने ये बताया था कि 0 ये भी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। 1 भी अभाज्य नहीं है। 2 ये अभाज्य है और 8 ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। साथ ही साथ 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 8 और 1 से कट रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन 2 और 4 से नहीं कटना चाहिए था। ठीक, तो 2 क्या होगा? केवल 1 से कटेगा और फिर 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 1 केवल 1 से ही कटता है और कोई नंबर नहीं है जिससे कट पाए। और 0 का बात ही खत्म, 0 ना 1 से, वो भी 1 से ही कटेगा। जो संख्याएं 1 से कटे और स्वयं से कटे वही अभाज्य कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड हमने इसीलिए इतने कायदे से वो चीज अभी आप लोगों को बताई थी। यहाँ पे गलती मत करिएगा कि अभाज्य गुणनखंड को निकालने में। ठीक, लिखा हुआ है 156। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखो 3 और 9 39 आया है। 39 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के बाद हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 आ गया। तो जब 13 आया, अब ये 13 ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा, ना ही 5 से डिवाइड होगा, ना ही 7 से डिवाइड होगा। तो इसलिए 13 खुद 13 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 13 अभाज्य भी है। तो 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर मिले वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 मिले। अब 2 चूंकि 2 बार आया हुआ है तो इसको 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 13। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ है? 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो जैसे हमने वहां पे अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, वैसे 140 के यहाँ पे निकाल लीजिए। ठीक है, 140 के, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35। 35 आया, 35 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से ट्राई कर लो। 3 से भी नहीं कर रहा है तो 5 से कर लो। 5 सत्ते 35 कट गया, 7 आ गया। तो फैक्टर बच्चों इसके आए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगी और साथ में 5 इंटू 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इनको आप आराम से घर में कर सकते हैं इत्मीनान से। इसमें पूछा गया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है? तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करिए और उनकी घातों का योग बताना है। 144 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक 12।
18 में जाएगा, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 ये आया, और 3 गुणे 3 आया, तो 2 आया है 4 बार तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 3 आया है 2 बार तो 3 की घात 2। घातों का जोड़ पूछा गया है तो 4 + 2 बराबर 6, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 4, 3 की घात 2, उनकी घातों का जोड़ 4 + 2 बराबर 6 आया है। ठीक है, इतना हम लोगों का हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसी तरह से रिवीजन करते हुए पूरा टॉपिक अगली क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा। 2 3 क्लासों में जितना बड़ा टॉपिक होगा उसी हिसाब से आपके पास समय लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, अपने स्कूल के बच्चों में, स्टूडेंट्स में, इधर उधर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जिससे और अच्छी से अच्छी क्लासें आ सके। तो मिलते हैं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।